हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग। मैं हूं आपका होस्ट। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। आज के हमारे चीफ गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर कश्यप गोयल। डॉक्टर कश्यप गोयल एमबीबीएस हैं। सर ने एमडी इन पल्मोनरी मेडिसिन इंडिया के बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करी है, बाबा फरीद मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में। और सर ने उसके बाद डीएम इन पल्मोनरी मेडिसिन, जो कि पल्मोनरी मेडिसिन में इंडिया की हाईएस्ट डिग्री है, वो करी है बेंगलोर से, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में। थैंक यू डॉक्टर दीपक। आज हम डॉक्टर कश्यप से बात करेंगे सोसाइटी में क्या क्या कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस हैं, क्या क्या सांस की क्या क्या कॉमन बीमारियां हैं, छाती की, फेफड़े की क्या क्या बीमारियां हैं, और हमारा मेन फोकस रहेगा ट्यूबरकुलोसिस पे। तो सर, क्या क्या ऐसे केसेस होते हैं ओपीडी में, जनरल ओपीडी में, जो आपके पास बहुत कॉमनली आते हैं? हमारे पास पेशेंट कॉमनली खांसी के साथ आते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली पेशेंट हमारे पास कफ होती है। कफ पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए भी हो सकती है और लंबे टाइम पे भी, और पेशेंट को सांस चढ़ता है। यूजुअली ये दो कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हर रोज़ हमारी ओपीडी में आते हैं। तो सर, जैसे कि आप अभी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हो, इसके पहले आपने एसआरसी भी करी है एम्स ऋषिकेश से, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आज से 5 साल पहले से लेके आज तक? क्या चेंजेस आए हैं पेशेंट्स में की प्रोफाइल में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? अगर हम देखते हैं तो रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत बढ़ गई है पहले से। पहले इतना डिजीज़ कॉमन नहीं थे रेस्पिरेटरी, जैसे कि आप कोविड लगा लीजिए। अभी कोविड 4 साल पहले था, तो पहले टाइम पे ऐसी इन्फेक्शन जैसी बीमारियां नहीं थी। आजकल टीबी का इंसिडेंस भी बढ़ गया है पहले से, तो जो अस्थमा है वो भी बढ़ गया है। आजकल जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले से कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़ चुकी हैं, और इसमें अवेयरनेस भी आ चुका है। तो सर, आपको क्या लगता है, जब कोविड हुआ, जिन पेशेंट्स को कोविड के टाइम पे कोविड हुआ, क्या आज भी उसके इफेक्ट देखे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, आज भी उसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जिनको सीवियर कोविड था उस टाइम पे, जहाँ पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे, जहाँ ऑक्सीजन पे थे, आज भी उनके पास उनके लंग्स में रेजिडुअल डिजीज बचा हुआ है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, आईएलडी पेशेंट्स हमारे पास कफ, ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ना, खांसी, इसके साथ बहुत कॉमनली प्रेजेंट करते हैं जिनको कोविड हुआ होता है। तो सर, क्या ऐसे पेशेंट्स को जिनको पहले कोविड हुआ है, आज जिनको सिम्टम नहीं है, क्या उनको स्क्रीनिंग के लिए ओपीडी में दिखाना चाहिए? स्क्रीनिंग के लिए नहीं, अगर कोई सिम्टम आता है, जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा चलने पे सांस फूलने लग जाए, जहाँ पेशेंट को खांसी रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स को जरूर ओपीडी में जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, ताकि आगे प्रॉब्लम ना बढ़ सके। आज के टाइम पे सर हम देखते हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं एलर्जी है, खांसी रहती है। तो एलर्जी ये क्या होती है सर, एलर्जी? और कितना इसका सोसाइटी में कितने लोगों को एलर्जी पाई जाती है? एलर्जी अगर हम सोसाइटी में बात करें तो एलर्जी, अस्थमा, दमा, ये सब एक बात है। बट एलर्जी इज ए बहुत बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म, जिसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक अंडरलाइंग डिजीज हैं। मगर अगर हम अस्थमा की बात करें एलर्जी के अंदर, तो ये बहुत कॉमन है। यूजुअली हम जो बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है वो 3% पॉपुलेशन में अस्थमा कॉमनली पाया गया है। 3% मतलब 100 में से 3 पेशेंट्स में अस्थमा होता है। जो पेशेंट्स जैसे कि आप बता रहे हैं कि खांसी के साथ आते हैं, पेशेंट्स को यूजुअली कफ होती है, खांसी रहती है, सूखी खांसी रहती है मेनली, ज़्यादा खांसी सुबह के टाइम पे आती है, पेशेंट को बोलते हुए सांस चढ़ने लग जाता है, या गले में खराश रहती है। ऐसे सिम्टम्स के साथ पेशेंट अस्थमा वाले प्रेजेंट करते हैं। सर, जितनी भी छाती की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें काफ़ी कॉमन सिम्टम पाए जाते हैं, जैसे कि खांसी का आना, सांस चढ़ना। तो कैसे अलग करते हो आपको कि ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है इनको? ये हम हिस्ट्री लेते हैं। पहले कोई भी पेशेंट आता है तो पहले हम उसमें हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल में पूछते हैं कि पेशेंट को कब से प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, एसोसिएटेड और प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे फीवर है कि नहीं है। और उसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट के। टेस्ट में हम जैसे कि एक्सरे, ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बेसिस पे हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट किस कैटेगरी में क्या डायग्नोज है, क्या डिजीज़ है। फिर उसके बेसिस पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो सर, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्यूबरकुलोसिस, छाती का ट्यूबरकुलोसिस। तो किन पेशेंट्स को ज़्यादा चांस होते हैं सर कि जिनको ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टीबी कॉमनली पाया जाता है जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है। जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं चल रही है, उनको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है, जहाँ पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारे एरिया में आजकल ड्रग की कंजप्शन भी है,
तो ड्रग जो यूज़ करते हैं ड्रग्स, तो उन केस में ज़्यादा टीबी पाया जाता है। तो जैसे कि सर आपने बताया कि जिन लोगों की बीमारियों से लड़ने की पावर कम होती है उन लोगों में टीबी ज़्यादा पाया जाता है। तो कैसे पता चलेगा किन लोगों को टीबी है? क्या केवल खांसी होगा या क्या क्या और सिम्टम्स होंगे सर? पेशेंट के इसमें यूजुअली जो पेशेंट आता है हमारे पास खांसी के साथ बलगम आती है, कि कुछ पेशेंट्स को ब्लड भी आने लग जाता है मुंह से, पेशेंट का फीवर रहता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी जिसको है उसको टीबी के लिए स्क्रीन करना चाहिए। तो पेशेंट को टीबी आएगा, टीबी जिसको होगा उसको वेट लॉस होगा, खांसी बलगम होगा, खून आएगा, सांस फूलने लग जाएगा, पेशेंट को भूख लगनी कम हो जाएगी। तो ये यूजुअली सिम्टम्स होते हैं जिसको हम सोचते हैं कि पेशेंट को टीबी हो सकता है। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को खांसी है तो उसको टीबी के लिए स्क्रीन करना चाहिए। तो सर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी तो सोसाइटी में बहुत कॉमन है, सब लोगों को होती है, काफ़ी लोगों को पाई जाती है। तो क्या सब लोगों को टीबी के लिए टेस्ट करवाने चाहिए जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी होती है? ऐसे में कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हमारी बात हुई, जैसे पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है साथ में, अगर पेशेंट को अकेली खांसी हो रही है वो भी हो सकता है, मगर अगर साथ में वेट लॉस हो रहा है, बलगम आ रही है, पीले कलर की येलो कलर की बलगम आ रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि टीबी हो सकता है। तो सर जैसे कि आपने बताया जो सिम्टम आपने बताए, अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं और पेशेंट आपको क्लिनिकली लग रहा है कि टीबी हो सकता है, तो फिर हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं सर? जैसे कि पेशेंट आता है, सबसे पहले हम पेशेंट के बलगम टेस्ट करवाते हैं और एक्सरे करते हैं। एक्सरे में एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे जो हर जगह पे हो जाती है इजीली, और बलगम का टेस्ट करवाते हैं। इन दोनों में हमारे को पता लग जाता है, 95-96% पेशेंट्स में पता लग जाता है कि ये टीबी है या नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट हम आगे बढ़ते हैं, पेशेंट को आगे अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए या उसको ट्रीटमेंट देना है। तो सर जैसे कि आपने बलगम का टेस्ट करवाया, बलगम का क्या टेस्ट करवाते हैं सर ट्यूबरक्लोसिस के लिए? बलगम का हम AFB देखने के लिए टेस्ट करवाते हैं, जो सिविल हॉस्पिटल में भी हो जाता है। स्पूटम फॉर AFB करते हैं, स्पूटम CB नेट करवाते हैं, उसमें हमारे को पता लग जाता है कि टीबी है और उसमें कौन सी मेडिसिन देना है इसको। तो जैसे कि अब हमने टेस्ट करवा लिया सर, एक्सरे भी करवा लिया और बलगम का टेस्ट भी करवा लिया और हमारा टीबी आ गया है सर, अब टीबी की क्या दवाइयाँ स्टार्ट होगी या इसमें कोई सर्जरी का भी कुछ होता है? क्या इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है सर? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम क्या है, पेशेंट की अंडरलाइंग डिजीज क्या है। अगर पेशेंट को इनिशियली लंग्स की टीबी है सिर्फ, तो हम मेडिसिन दे देते हैं जो हम ATT बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, जो डॉट्स के अंडर भी मिलता है सिविल हॉस्पिटल से। और अगर कोई पेशेंट को जैसे एम्पाइमा डेवलप हो गया, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है तो हम उस केस में सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। तो सर जो ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ हैं कितने लंबे टाइम तक चलती हैं सर? वो डिपेंड करता है पेशेंट को कौन सा टीबी है। अगर पल्मोनरी टीबी है और फर्स्ट टाइम ATT ले रहा है, MDR नहीं है, तो उस पेशेंट को यूजुअली 6 मंथ्स ट्रीटमेंट चलता है। बाकी उसके डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स हम देखते हैं। अगर पेशेंट को MDR टीबी है तो उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। MDR टीबी क्या होता है सर? MDR टीबी होता है कि मल्टी ड्रग, MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इसमें क्या होता है कि मल्टी ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जो टीबी के कीटाणु के अगेंस्ट वो दवाइयां असर नहीं करती। तो उस केस में हमारे को देखना पड़ता है कि इसमें कौन सी मेडिसिन असर करेगी जो टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट कर सके। तो उस केस में हम उसकी अलग मेडिसिन होती है जो इसमें देते हैं। कैसे पता चलता है सर किसको MDR टीबी है या किसको नॉर्मल टीबी है सर? ये हम जो टेस्ट करते हैं, जो हम CB नेट का टेस्ट करते हैं, ट्रू नेट करते हैं, हम एक टेस्ट जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे को पता लग जाता है कि ये MDR है कि ये दूसरा टीबी है। यानी कि जो बलगम के टेस्ट हम भेजते हैं सर, उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि टीबी है और उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि MDR टीबी है या फिर नॉर्मल सेंसिटिव टीबी है। उसमें हमारे को पता लग जाता है कि ड्रग सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। तो उस बेस पे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यानी कि सब लोगों का बलगम का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि अगर टीबी केवल छाती की टीबी है तो 6 महीने तक इलाज चलता है, तो क्या टीबी छाती के अलावा कहीं और भी हो सकती है? टीबी हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की हो सकती है। यूजुअली हम पेशेंट्स हम देखते हैं, ब्रेन का टीबी होता है, किडनी का टीबी होता है, पेट में टीबी होता है, हड्डियों का भी टीबी हो सकता है। तो टीबी बॉडी के किसी ऑर्गन का भी हो सकता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि अगर केवल छाती का टीबी है तो 6 महीने का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या जैसे मान लो किसी को छाती का टीबी का हमें पता चल गया, तो क्या हम और भी कोई टेस्ट करवाते हैं ये पता करने के लिए कि कहीं और टीबी है या नहीं है? वो अगर पेशेंट को सिम्टम है तब हम सोचते हैं कि अगर पेशेंट को अगर छाती का टीबी है, साथ में सीजर आ रहा है, पेशेंट को दौरा पड़ रहा है, पेशेंट को हेडेक हो रहा है, तो मैं साथ में सोचूंगा कि इसको
ब्रेन के लिए भी इवेल्युएट करना चाहिए। जब पेशेंट को हड्डियों का स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है, बैक पेन हो रही है, वीकनेस हो रहा है, तो मैं सोचूंगा इसको स्पाइन के लिए भी अपने को सोचना चाहिए। तो सर क्या कोई ऐसी चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को टीबी है और जिन लोगों का इलाज चल रहा है 6 महीने के लिए, तो उन लोगों को जो पता होनी चाहिए, जैसे कि खाने पीने के बारे में या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए उनको? हाँ बिल्कुल, ऐसे पेशेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, गुड न्यूट्रिशन डाइट उनका अच्छा होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को लेना है, और अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है तो उनको शुगर लेवल अपना कंट्रोल रखना है। तो अपनी जो बाकी की मेडिसिन है वो रेगुलर लेनी है। क्या खाने के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे मरीज ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। पेशेंट को जो हमारे घर का खाना है सबसे पहले तो वो लेना है, बाहर का खाना नहीं खाना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट, ये पेशेंट्स को एग ये लेना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब एड ऑन कॉम्पोनेंट है। तो सर जो ये दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं, इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं जो पेशेंट को पता होने चाहिए? इन दवाइयों के ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, मगर पेशेंट को जैसे हम जब भी मेडिसिन शुरू करते हैं तो पेशेंट को बताते हैं कि इसका लीवर पे इफेक्ट हो सकता है, मगर आपको ध्यान रखना है। सर अगर कोई पेशेंट ये पूरा 6 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है तो क्या वो पूरे तरीके से टीबी से ठीक हो जाता है? बिल्कुल, उस टाइम पे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है, मगर दोबारा भी हो सकता है अगर रिस्क फैक्टर है दोबारा। पर वो अगर पेशेंट ने पूरा ट्रीटमेंट लिया है तो बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा हो। सर ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें टीबी के कीटाणु हैं, मगर वो सिम्टम नहीं कॉज कर रहे। वो लेटर ऑन जब आपकी कभी इम्यूनिटी कम हुई, जब आपकी ये डिफेंस की काम कम हुआ, उस टाइम पे वो एक्टिवेट हो सकता है, तब आपको सिम्टम आ सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लेटेंट टीबी बोलते हैं। क्या प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है? जी बिल्कुल। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे सर नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में क्या फर्क होता है? उसमें इंसिडेंस नॉर्मल लोगों से इंसिडेंस प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। तो इलाज में भी कुछ फर्क आता है? नहीं, इलाज में कोई फर्क नहीं है। हम सेम जो मेडिसिन नॉर्मल इंसान को देते हैं वही प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को भी वही टीबी की मेडिसिन देते हैं। सर क्या टीबी के लिए कोई वैक्सीन भी आता है? टीबी के लिए वैक्सीन नहीं आता, मगर बच्चों में हम जो बीसीजी लगवाते हैं वो लगवाना चाहिए। टीबी के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं है, इसके लिए रिसर्च चल रहा है वैक्सीनेशन के लिए। तो सर अगर मान लो मेरा कॉन्टैक्ट किसी टीबी के पेशेंट के साथ हो जाता है तो मुझे क्या टीबी होने के चांस होते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हमारे जो प्रोग्राम में जो टीबी का प्रोग्राम है हमारी सरकार के द्वारा, अगर पेशेंट कोई टीबी वाला पॉजिटिव है, स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट हमारे घर में है, तो हम साथ वाले जो कॉन्टैक्ट में पेशेंट्स हैं उनको हम प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ताकि इनको टीबी ना हो। तो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं सर? उसमें कुछ टीबी की दवाई होती है जो हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, जो 3 महीने के लिए मेडिसिन दी जाती है। जैसे एक घर में किसी को टीबी हो गया है तो उसके घर में पेशेंट्स के जो कांटेक्ट में रहते हैं आसपास जो घर के लोग हैं उनको हम टीपीटी बोलते हैं, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, तो वो मेडिसिन हम देते हैं उनको। सर ये हमारा पहला राउंड था जिसमें हमने छाती की टीबी के बारे में बात करी। बिल्कुल। अब हमारा टीबी के ऊपर ही दूसरा राउंड है जिसमें लोगों के मन में कुछ गलत या सही धारणाएं हैं जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो सही है या गलत है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि टीबी आज के टाइम पे नहीं होता, ये पहले की बीमारी है। तो क्या सर ये सही है या गलत है? ये गलत बात है। टीबी आज के टाइम पे भी है, पहले भी था। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि टीबी केवल गरीब लोगों में ही होती है, अमीर लोगों में नहीं होती। नहीं, ये भी गलत बात है। टीबी किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई अमीर गरीब का कोई डिफरेंस नहीं है, मगर पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा कॉमनली पाया गया है। तो जिन लोगों की बीमारियों से लड़ने की पावर कम होती है केवल उन्हीं लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है। ज़्यादा कॉमनली उनको होता है। जिस जंतु से ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हवा के थ्रू फैलता है। बिल्कुल, हवा के थ्रू फैलता है। वो जैसे आप मेरे पास बैठे हैं, अगर मैं खांसी कर रहा हूँ तो मेरे से आपको स्प्रेड हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर कि ट्यूबरकुलोसिस केवल छाती का ही होता है, तो क्या ये सही है या गलत है? ये ट्यूबरकुलोसिस शरीर के किसी भी अंग का हो सकता है, मगर छाती का टीबी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। टीबी किसी की चीज़ का, हड्डी का, ब्रेन का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, किसी का भी टीबी हो सकता है। बीसीजी वैक्सीन जिन बच्चों में लगता है आगे चलकर उनको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। बीसीजी वैक्सीनेशन एक पर्टिकुलर एज तक प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर बीसीजी लग गया तो उसको कभी भी जिंदगी में टीबी नहीं होगा। टीबी के चांसेस कम हो जाएंगे पर एक पर्टिकुलर एज तक।
ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग उसको टीबी नहीं होगा, हो सकता है। अगर हम किसी को बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो अगर उसको टीबी होगा तो उसकी सीवियरिटी कम होगी। सीवियरिटी कम होगी, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर टीबी किसी को हो जाता है और वो पूरा ट्रीटमेंट ले लेता है तो पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। बिल्कुल, पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। टीबी की दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं। टीबी की मेडिसिन आप कहीं से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो टीबी की मेडिसिन ज़्यादा महंगी नहीं है। सर, ये हमारा सेकेंड राउंड था। अब हमारा थर्ड राउंड होगा जिसमें हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। इसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जी सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस जंतु से ट्यूबरकुलोसिस होता है? टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है। सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है? कफ, सब खांसी, पेशेंट को खांसी रहती है। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे पता चल जाता है ट्यूबरकुलोसिस है? बलगम का टेस्ट करवाना। सबसे कॉमन इमेजिंग क्या होती है? एक्सरे। कितने लंबे टाइम तक इलाज चलता है? 6 महीने अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है। टीबी रोकने के लिए क्या किया जाए? जो पेशेंट टीबी वाला है उसको वो अपना फेस पे मास्क लगा के रखना है, रेगुलर मेडिसिन लेना है, जो अपना न्यूट्रिशन डाइट उसका रेगुलर अच्छे से न्यूट्रिशन होना चाहिए। टीबी के स्किन टेस्ट का नाम क्या है? मोन्टुक्स टेस्ट। एमडीआर टीबी का मतलब क्या होता है? एमडीआर का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की, जो इसमें जो टीबी का बैसिलाई है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें कुछ मेडिसिन है वो एक्ट नहीं कर पाती। फेफड़ों के बाहर टीबी सबसे कॉमन कहाँ होता है? लिम्फ नोड में। किस एज ग्रुप में सबसे कॉमन होता है? एल्डरली में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। छाती के एक्सरे में सबसे कॉमन फाइंडिंग क्या होती है? एक्सरे में इन्फिल्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं कि दाग आ जाते हैं, कैविटेशन हो जाता है, कैविटीज बन जाती हैं, कंसोलिडेशन, जो निमोनिया हो जाता है वो आ जाता है उसमें। कफ के अलावा और क्या कॉमन सिम्टम होता है? पेशेंट को मुंह से खून की उल्टी आना, ब्लड आता रहता है पेशेंट को, जैसे ही वो खांसता है, सांस फूलता है, फीवर आता है पेशेंट को, वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करी। डॉक्टर कश्यप गोयल हमारे स्टूडियो में आए और हमको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज दी। डॉक्टर कश्यप गोयल का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कश्यप गोयल। थैंक यू डॉक्टर दीपक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर शो। थैंक यू वेरी मच।